तो चलिए स्टूडेंट्स, आज अपन देख रहे हैं टू वे क्लासिफिकेशन कि टू वे क्लासिफिकेशन अपन कैसे करेंगे अनोवा टेबल में। तो देखो कुछ स्टेप्स हैं, थोड़ा सा स्टेप ओरली पहले आपको बता देता हूं। इससे क्या होगा कि आप लोगों को क्वेश्चन समझने में इजी रहेगा। स्टेप वन नंबर वन वही है जो पहले वन वे में था, स्क्वायर टेबल। स्टेप टू भी वही है, कैलकुलेशन ऑफ करेक्शन फैक्टर CF का सेम फॉर्मूला है। SST भी सेम है, SSC भी सेम है, कोई चेंज नहीं है। SSR नया आ जाएगा, कैलकुलेशन ऑफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रोज, ये नया आ जाएगा। तो इसको अपन देखेंगे, मतलब रो के स्क्वायर का सम, मैंने कहा था उल्टा पढ़ना है क्या, रो के स्क्वायर का सम करना है तो आपका काम हो जाएगा। तो यही वाला फॉर्मूला यहाँ लग जाएगा, रो वाइज भी होगा। और देन SSE सेम है आपका, पहले SST में से केवल SSC लेस हो रहा था, अब SSR भी लेस होगा, तो ये दोनों मिलके लेस होंगे, तो ये भी चेंज आ जाएगा। अनोवा टेबल में SSC पहले वाला ही है, SSE पहले वाला है, SST पहले वाला है, SSR नया आ जाएगा। SSR वाली जो स्टेप है वो नई आ जाएगी, तो उसको भी अपन देखेंगे। तो यहाँ दो निकलेंगे, एक तो एफ टेस्ट सी कॉलम का निकलेगा और एक एफ टेस्ट निकलेगा रोज का। तो दो आंसर्स निकलेंगे इसके अंदर, क्योंकि आपको कंक्लूजन भी दो ही देने पड़ेंगे। क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके लिए हम वर्कशीट का क्वेश्चन नंबर 18 ले रहे हैं। ये शर्मा जैन पारीख में क्वेश्चन नंबर 5 है। ये आपको क्वेश्चन दे रखा है, ये वेराइटीज हैं, ये यील्ड हैं, और आप चाहते हैं कि इसका कॉलम वाइज भी आप देखें अनोवा एफ टेस्ट, और आप रो वाइज भी देखें। यानी रो तो चलेंगी आपकी ऐसे और कॉलम चलेंगे ऐसे। तो दो जो है आप एफ टेस्ट कर रहे हैं, तो हमने क्या किया कि इसका टोटल जो है वो कर लिया एक बार। आप देख रहे हैं कि इन सब का टोटल है 16, 16, 9, 19, और रो वाइज भी टोटल कर दिया 24, 20, 16, ये रो वाइज टोटल है 6, 7, 3, 8, टोटल इज 24। ये ऐसे टोटल्स हैं, और ऐसे ये भी टोटल्स हैं। तो इस बार क्योंकि कॉलम और रो दोनों कर रहे हैं तो टोटल दोनों का होगा। और टी जो है सभी वैल्यूज का, जो मैट्रिक्स के अंदर जो आपको जितनी भी वैल्यूज दे रखी है सबका टोटल है, दैट इज, ठीक है, दैट इज 60। और इसमें n नंबर ऑफ आइटम कितने हैं, 12, इसलिए 3 तो रोज हैं और 4 कॉलम्स हैं, तो टोटल 12n हो गया, और t का टोटल आ गया 60। अब इस क्वेश्चन से आपकी स्क्वायर टेबल बन जाएगी। ये देखो, 6 6 जा 36, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, और देन इनके भी टोटल हो जाएंगे। ये टोटल है इनके, देख लो, आप देख सकते हो। 7 7 जा 49, 5 5 जा 25, 4 4 जा 16, एंड देन टोटल, और देन ये इन टोटल का टोटल। ठीक है, स्क्वायर टेबल सेम वैसे ही बन रही है जैसे पहले थी, कुछ भी नया नहीं है। अब है करेक्शन फैक्टर, सेम वही फॉर्मूला, टी स्क्वायर अपॉन एन। टी स्क्वायर तो टी का टोटल आपने यहाँ किया था, ये रहा, ये टी है, टी 60, 60 का स्क्वायर अपॉन एन 12 थे, टोटल आ गया 300। देन एस एस टी निकालना है। एस एस टी आपका जो निकलेगा वो सभी स्क्वायर्स का टोटल जो आपने यहाँ किया था, 86, 90, 27, 129, टोटल इज 332 माइनस करेक्शन फैक्टर। करेक्शन फैक्टर आपने यहाँ, वो तो करेक्शन फैक्टर तो आपको पता होगा, हर स्टेप पे ही लगता है। तो 332 माइनस 300, दैट इज 32। ये आपका निकल गया एस एस टी। अब एस एस सी कॉलम्स का, वो भी आपका देखो सेम ही है, जो आपके कॉलम्स का टोटल है, कॉलम्स का टोटल आपने किया था यहां 16, 16 का स्क्वायर, और उसमें एन कितने, एन है 3, तो देखो 16 का स्क्वायर अपॉन 3, ऐसे सबका करेंगे अपन, ये सारा फॉर्मूला लगेगा, माइनस सी एफ, सी एफ वही वाला कंटिन्यू है, तो इसका आंसर आ गया 18। अब न्यू रो जो यहां आ रही है वो है आपकी एस एस आर, रोज का। तो रोज का टोटल भी आपने कर रखा था, देखो 24/4 कैसे आया मैं आपको बताता हूं। आपने रोज का टोटल किया था, ये रहा 24, देखो ये रो वाइज टोटल है, 24, 20 एंड 16, ये रोज का टोटल है। उसमें एन जो है 1, 2, 3, 4, 4 है, ये 4 एन है इसके अंदर, यानी नंबर ऑफ आइटम्स 4 है। तो 24 का स्क्वायर अपॉन 4 होगा, क्योंकि इस बार 4 है, पिछली बार 3 थे, पिछली बार ये 3 ही थे कॉलम में, लेकिन रो में 4 है तो डिवाइड बाय 4 होगा। इसलिए आप चेक करिए, 24 का स्क्वायर अपॉन 4, ऐसे हर रो का किए, माइनस करेक्शन फैक्टर आपका कंटिन्यू है, ये आपका आ गया एस एस आर।
सेम फॉर्मेट है, बस एसएसआर में रो वाइज हो जाता है, उसमें कॉलम वाइज था। देख लो, ये कॉलम वाइज में भी आपने स्क्वायर अपॉन n1 किया था, यहाँ भी स्क्वायर अपॉन n1 है, पर यहाँ जो है वो आपने कॉलम का लिखा था, इसलिए मैंने लिखा है ये कॉलम का जो भी नाम था, और यहाँ x था तो मैंने लिखा है x, वही स्क्वायर अपॉन n1। यहाँ जितने नंबर ऑफ आइटम है, यहाँ जितने नंबर ऑफ आइटम है, यहाँ भी करेक्शन फैक्टर लेस हुआ है, यहाँ भी करेक्शन फैक्टर लेस हुआ है, तो चेंज कुछ नहीं है, बस एक जो स्टेप है वो बढ़ गया, दैट इज रोज। अब आगे क्या करेंगे, अब एसएससी का सेम फॉर्मूला है, एसएसटी में से पहले हम केवल एसएसटी लेस कर रहे थे, अब एसएसआर भी लेस करेंगे। एसएसटी आपने कितना निकाला था, 32, देखो मैं दिखाता हूं, ये रहा 32, इसमें से लेस होंगे एसएससी यानी 18 और एसएसआर यानी 8, 32 में से 18 एंड 8 लेस होंगे, 32 में से 18 एंड 8 लेस हो गए, ये आ गया एसएसई कितना, 6। तो ये आपके सारी स्टेप्स हो गई। अब आपको मूव होना है अनोवा टेबल पे, ये आपकी अनोवा टेबल है, काफी सारे इस बार आइटम दिख रहे हैं आपको, ये देखिए अनोवा टेबल पूरी आ गई स्क्रीन के ऊपर। स्क्वायर ऑफ वेरिएंसेस, सम ऑफ स्क्वायर, डिग्री ऑफ फ्रीडम, मीन, डिविएशन स्क्वायर एंड देन एफ टेस्ट। पहले अपन बिटवीन कॉलम लेंगे, फिर हम बिटवीन रो लेंगे, फिर विद इन सैंपल लेंगे, और देन ये आपका एसएसटी है। एसएससी हमने निकाला था ऊपर स्टेप में, एसएसआर हमने ऊपर स्टेप्स में निकाला था, एसएसई हमने स्टेप्स में निकाला था, ये सब हमने एसएससी, एसएसआर, एसएसई सब ऊपर निकाले हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम कॉलम में था k-1, कॉलम थे 4, 4 - 1 3। रोज की बात करें तो रो का डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है r-1, यानी जितनी रो हैं, रोज हमारे क्वेश्चन में थे 3, 3 - 1 कितना हो गया, 2। और विद इन सैंपल का होता है k-1 इंटू रो -1, यानी 4 - 1 इंटू 3 - 1, दैट इज 6। और ये आपका एसएसटी में होता है n-1, n का मतलब है मैट्रिक्स में जितने नंबर ऑफ आइटम है, दैट इज 12 - 1 दैट इज 11। ठीक है, अब डिविएशन का स्क्वायर करते हैं। देखो जो आपका एसएससी निकला है, यानी इसको इससे डिवाइड करना है, 18 डिवाइड बाय 3 दैट इज 6, 8 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 4, 6 डिवाइडेड बाय 6 दैट इज 1। तो ये आपने निकाल लिए। अब आपको लास्ट स्टेप करना है एफ टेस्ट। एफ टेस्ट क्या होता है कि जो आपके कॉलम की और रो की जो वैल्यूज निकली है ना, उसको सैंपल की वैल्यू से डिवाइड करना है, यानी 6 डिवाइडेड बाय 1 और 4 डिवाइड बाय 1, यानी डिवाइड हमेशा इसी से करना है आपको। तो ये आपका आ गया 6 एंड 4, ये आपके एफ कॉलम का आ गया और ये एफ टेस्ट रो का आ गया। ये कॉलम का है, ये रो का है, ये आपका एफ टेस्ट निकल गया। तो कुल मिलाकर नई स्टेप आई ये वाली, और कुछ भी नया नहीं आया। पहले भी आप उसको जो है विद इन सैंपल वाली वैल्यू से डिवाइड कर रहे थे, अब भी यही कर रहे हैं। डिवाइड हमेशा इससे होता है, ये बात ध्यान रखना, चाहे कॉलम का हो चाहे रो का हो। जब वन वे में किया था तब भी हमने इसी से डिवाइड किया था, और जब रो वाला हो रहा है तब भी हमने इससे किया है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो कंक्लूजन कैसे देंगे। हमारा रोज का आया है, कॉलम का आया है 6 और रोज का आया है 4। इसको ध्यान में रखते हुए चलिए आगे चलते हैं। कॉलम कॉलम के लिए पहले आपको H0 यानी नल हाइपोथेसिस लेना पड़ेगा कि 4 जो हमारे कॉलम है, कॉलम नंबर 1 2 3 4 वो इक्वल है। नल हाइपोथेसिस कहते हैं कि चारों जो वेरिएबल्स हैं वो इक्वल है। फिर हम ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस H1 लेते हैं, उसमें हम कहते हैं कि चारों नॉट इक्वल है, इसलिए नॉट इक्वल के साइन लग गए, चेक कर लो। डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 and 6 आपकी आएगी थी, और देन आपका अल्फा वैल्यू जब कुछ नहीं कर रखा तो 95% वैल्यू पे चेक करते हैं, उसको 0.05 बोलते हैं। उसकी वैल्यू आप एफ टेस्ट की टेबल में देखेंगे तो 3 की वैल्यू 6 पे देखेंगे तो ये 4.76 निकलेगा। तो ये आपका है 4.6, ये आपका बेल वाला जो है बन जाता है डायग्राम, और ये इनफाइनाइट तक जाता है। 4.6 का आपकी टेबल वैल्यू है। और आपके जो कॉलम का जो एफ टेस्ट निकला था, देखो वो निकला था कॉलम का 6। अब 6 है तो किस साइड में आ गया, 6 आ गया इस साइड में, और ये होता है H1 रीजन। ये 6 है, ये H1 रीजन में आ गया। H1 रीजन हमारा बोला था अपन ने, H1 का अपन ने assumption क्या लिया था कि ये चारों आपस में इक्वल नहीं है, तो ये H1 रीजन में आया है। हमारी वैल्यू 4.76 जो से ज्यादा है, 6 है, हम H1 रीजन में आ गए, तो अपन को H1 के अकॉर्डिंग कंक्लूजन देना पड़ेगा। मैं कंक्लूजन पहले दिखा देता हूँ। कंक्लूजन फॉर कॉलम अलग से देना पड़ता है कि F's calculated value 6 is more than table value 4.76 on 5% significant level on the basis of degree of freedom this. So null hypothesis will be rejected क्योंकि हम तो H1 में आ गए. So we can say that differences are significant
इन यील्ड्स, यानी जो कॉलम के जो नाम है उसमें डिफरेंसेस जो सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट यानी आप इग्नोर नहीं कर सकते, आपको ध्यान देना पड़ेगा, वो इक्वल नहीं है, वो इक्वल नहीं है। कॉलम्स के बारे में आपका कंक्लूजन ये रहा। अब रोज का कंक्लूजन देखते हैं। ये आ गया रोज में। रोज 3 थी, एक्स वाई जेड। पहला लिया नल हाइपोथेसिस, जिसमें H0 में हमने कहा कि एक्स और वाई और जेड तीनों आपस में इक्वल हैं। फिर हमने लिया ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस H1, और इसमें हमने कहा कि एक्स वाई और जेड आपस में इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल टू का साइन लगा दिया। डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 और 6 है आपका। अल्फा वैल्यू 95% पर है। ये आपने बेल डायग्राम बनाया। ये आपकी जो वैल्यू है ये आपकी टेबल वैल्यू है। टेबल वैल्यू है 5.14, और आपकी वैल्यू रो की जो आ रही है एफ टेस्ट की, वो आपकी आ रही है 4, वो आपकी आ रही है 4 जो है वो आपका आया इसके लेफ्ट हैंड साइड, यानी H0 रीजन में आ गया। H0 रीजन में आने का मतलब इसका नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड हो गया। अब आपको ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस लेने की जरूरत नहीं है, यानी रोज के अकॉर्डिंग तो ये इक्वल है। तो हम इसका कंक्लूजन क्या लिखेंगे? कंक्लूजन फॉर रोज कि एफ की कैलकुलेटेड वैल्यू 4 है, जो कि लेस है किससे? 5.14 से। 5% सिग्निफिकेंस लेवल, डिग्री ऑफ फ्रीडम 2/6। ये डिग्री ऑफ फ्रीडम सब अनोवा टेबल से आ रहे हैं, आप वहीं से लेंगे। सो नल हाइपोथेसिस विल बी एक्सेप्टेड, यानी रो वाइज नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गया। अब आप कहोगे सर कॉलम में तो नहीं हुआ, तो कोई दिक्कत नहीं है, कॉलम वाइज वो इक्वल नहीं है, लेकिन रो वाइज वो इक्वल है। सो वी कैन से दैट डिफरेंस इज नॉट सिग्निफिकेंट बिटवीन वेराइटीज, कि इनके बीच में डिफरेंस जो है वो सिग्निफिकेंट नहीं है, ये ऑलमोस्ट इक्वल है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। इस तरीके से ये आपका पूरा क्वेश्चन होता है। तो क्वेश्चन को एक बार पूरा सा मैं रिवाइज करा देता हूं आपको कि क्वेश्चन में क्या क्या है। ये आपका क्वेश्चन है, इसमें आपको रो वाइज भी, यानी ऐसे भी रो वाइज भी देखना है और ऐसे आपको कॉलम वाइज भी देखना है। ये आपने टोटल्स कर लिए, देन टेबल का पूरा मैट्रिक्स आपने स्क्वायर कर दिया, उनके भी टोटल आपने कर दिए। देन आपने एस करेक्शन फैक्टर निकाला, सेम फॉर्मूला था। फिर आपने SST निकाला, फिर आपने SSC निकाला, फिर आपने SSR निकाला, जो कि 2 वे के अंदर नया चीज आ गया। देन आपने SSE निकाला, इस बार SSR भी लेस होगा, पहले केवल SSC ही लेस होता था। फिर आपका अनोवा टेबल आया, अनोवा टेबल में भी नया कॉलम, नई रो जुड़ गई बिटवीन रो वाली, और देन आपके ये पूरी टेबल सॉल्व होगी। उससे आपने 2 एफ टेस्ट निकाले, और देन इन दोनों एफ टेस्ट के बारे में आपको यहाँ इन कॉलम के बारे में अलग से बनाकर पूरा डेटा, देन आपको ये डायग्राम बनाना पड़ेगा, कंक्लूजन देना पड़ेगा। फिर रोज के बारे में सारा डेटा देने के बाद बेल डायग्राम बनाना पड़ेगा, और देन कंक्लूजन जो है रोज का भी देना पड़ेगा। इस तरीके से ये पूरा क्वेश्चन जो है वो आपका होता है। बाकी ये चीजें प्रैक्टिस पे डिपेंड करेंगी। प्रैक्टिस यहाँ बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, एक भी फिगर गलत हो गया तो क्वेश्चन की बैंड बच जाएगी। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो देखिए, एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है, तो मेरी खुशी के लिए एक लाइक तो कर दीजिए। देखिए, आपका टाइम बड़ा कीमती है, तो यदि नोट्स लिखने में आप अपना टाइम बचाना चाहते हैं और वर्कशीट भी गेट करना चाहते हैं, तो इन सभी की PDF का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहां जाके देख सकते हैं।